CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। अध्याय 1 विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। पृष्ठ 1। पृष्ठ की दाहिनी ओर एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आप इस अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के साथ अपने रोमांचक अनुभवों का बहुत आनंद लिया होगा और अब आप विज्ञान के इस अनूठे संसार की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। यह केवल तथ्यों से भरी एक पाठ्यपुस्तक नहीं है। यह पुस्तक हमारे सुंदर संसार को समझने, उससे जुड़े प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और खोज करने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञान के संसार में सब कुछ समाहित है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पास हो या दूर, या फिर हम किसी पत्ती के अंदर सूक्ष्म कोशिकाओं को देख रहे हों या सूर्य और तारों की गति को समझ रहे हों, अपने घर के आसपास के पदार्थों का परीक्षण कर रहे हों या चर्चा कर रहे हों कि भूमि के नीचे जल किस प्रकार बहता है। आप जैसे जैसे इस पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको नए रोमांचक अनुभव मिलेंगे जो आपकी सोच को चुनौती देंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे और आपको एक अन्वेषक बनने की दिशा में सहायता करेंगे, जिससे आप छोटी छोटी नई खोजें अपने आप कर सकेंगे, जो आपकी सोच को चुनौती देंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे और आपको एक अन्वेषक बनने की दिशा में सहायता करेंगे, जिससे आप छोटी छोटी नई खोजें अपने आप कर सकेंगे। इससे पहले कि हम अपनी यह रोमांचकारी यात्रा आरंभ करें, आइए हम इस पुस्तक की एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। पुस्तक के पृष्ठों के अंक को देखिए। वे एक तितली की चंचल उड़ान और कागज के हवाई जहाज के उड़ने को दर्शाते हैं। जिस प्रकार एक तितली खुलकर उड़ती है और एक कागज का हवाई जहाज आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार जब जिज्ञासा और बढ़ती है, तब सीखने की यात्रा को भी उड़ान मिलती है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा कागज के एक हवाई जहाज जैसी साधारण वस्तु से मिली? सोचिए कि हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ। इस कार्य हेतु आरंभिक शोधकर्ताओं द्वारा पक्षियों के पंखों के अध्ययन से लेकर आधुनिक अभियंताओं द्वारा सरल प्रेक्षणों एवं प्रयोगों से विमान की अभिकल्पना हुई। अतः आप जैसे ही प्रत्येक पृष्ठ को पलटें, अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें, जिससे आपको नए विचार मिलें, आप नई खोज करें और आकाश को छू लें। पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे कागज से बने हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। पृष्ठ के दाईं ओर उड़ते हुए लड़ाकू विमान का चित्र भी दिया गया है। पृष्ठ 2। जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि विज्ञान एक प्रक्रिया है। खोज करना केवल नए तथ्यों को ढूंढना अथवा प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को जानना मात्र नहीं होता है। अतः यह एक प्रकार की सोचने की विधि है जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है और अज्ञात को जानने का प्रयास किया जाता है। अब कक्षा 7 में हम और गूढ़ प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यह संसार कैसे चलता है, हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं वे ऐसे ही क्यों होती हैं, और प्रकृति में हम जो प्रतिरूप देखते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। यह सब करने के लिए हमें इस पुस्तक से बाहर निकलना होगा, संभवतः कक्षा से भी बाहर निकलना होगा और विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रयोगों के माध्यम से संसार का अनुभव करना होगा। हम आशा करते हैं कि आपके ये अनुभव न केवल रोचक और रोमांचक होंगे, अपितु
इस ग्रह पर हमारे स्थान को और जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसे गहराई में समझने में सहायक सिद्ध होंगे। और जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसे गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होंगे। हमें विश्वास है कि इससे आपको विज्ञान को एक निरंतर खोज की प्रक्रिया के रूप में देखने में सहायता मिलेगी और उत्तरदायित्वों को समझने में भी सहायता प्राप्त होगी। एक युवा जिज्ञासु वैज्ञानिक के रूप में आप शीघ्र ही देख पाएंगे कि मानवीय गतिविधियां प्रकृति में होने वाली प्रक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित हैं और जिस समाज में हम रहते हैं उससे ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं। हमें आशा है कि आप यह भी सीख पाएंगे कि विज्ञान किस प्रकार पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को हल करके एक उपयुक्त संसार बनाने में भूमिका निभाता है। आइए अब पुनः इस पुस्तक पर वापस आते हैं। इस पुस्तक में आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तथा भूविज्ञान तक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विषयों को पढ़ेंगे। हमें ऐसा लग सकता है कि ये भिन्न भिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु जैसा कि हमने कक्षा 6 में भी कहा था, ये सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। किसी एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार प्रायः अन्य क्षेत्रों में भी खोज को प्रोत्साहित करते हैं। कम से कम दूसरे क्षेत्र में प्रश्न पूछने की अनुमति तो देते ही हैं। अतः आइए इस वर्ष की अपनी पाठ्य पुस्तक की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों के गुण धर्मों को देखने से आरंभ करेंगे। हम अधिकांशतः उन वस्तुओं के विषय में जानेंगे जिनका हम अनुभव तो करते हैं, परंतु शायद ही उन पर प्रश्न पूछते हैं। जैसे कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं? जब हम अपने विद्यालय के गणवेश यानी वर्दी पर लगे हल्दी के दाग धोते हैं तो क्या होता है? इस पृष्ठ के निचले भाग में 2 चित्र बने हैं। एक चित्र में फलों से भरी टोकरी है जिसके कुछ खट्टे फलों को अलग से चित्रित किया गया है, जैसे संतरा, आंवला, कच्चा आम और टमाटर। दूसरे चित्र में एक छात्र अपनी कमीज में लगे हल्दी के दाग के बारे में सोच रहा है। पृष्ठ 3। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ विद्युत बैटरियों, तारों और बल्बों के साथ प्रयोग करते हुए पदार्थों के कुछ अन्य प्रकार के गुण धर्मों को जानने का प्रयास करेंगे। बल्ब को प्रकाशित करने के लिए हमें किस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है? इससे हमें पदार्थों का उनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकरण करने में सहायता मिलेगी और हम धातुओं एवं अधातुओं के संसार में प्रवेश करेंगे। हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि टॉर्च की बैटरी अंततः समाप्त हो जाती है और पुनः उपयोग में नहीं लाई जा सकती। आगे हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि कुछ स्थायी होते हैं। पृष्ठ के दाईं ओर ऊपरी भाग में एक बंद परिपथ का चित्र बना हुआ है जिसमें एक टॉर्च, एक स्टील का चम्मच और एक जलता हुआ बल्ब एक तार से जुड़े हुए हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में 2 चित्र बने हैं। पहले चित्र में कुछ विद्यार्थी एक गोलाई में बैठे हुए हैं और जलती हुई मोमबत्ती को पिघलते हुए देख रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस चित्र के साथ दाईं ओर एक चट्टान का भी चित्र है। हम देखते हैं कि बैटरियां समाप्त हो जाती हैं, बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, फल पक जाते हैं, चट्टानें टूटकर पत्थरों में परिवर्तित हो जाती हैं, आदि आदि। ये सभी किस प्रकार के परिवर्तन हैं? इनमें से कुछ परिवर्तन या तो पदार्थों को गर्म करने पर ही होते हैं या गर्म करने पर तीव्र गति से होते हैं। इसके साथ हम जानेंगे कि ऊष्मा किस प्रकार प्रवाहित होती है, चाहे वह गिलास में रखे एक बर्फ के टुकड़े का पिघलना हो अथवा किसी ग्लेशियर का पिघलना। जल सर्वत्र व्याप्त होता है और सूर्य से आ रही गर्मी के कारण यह समुद्रों से वाष्पित होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है और भूमि में रिसता है। पृष्ठ के निचले भाग में जल चक्र का चित्र है। बादलों से किस प्रकार वर्षा होती है
और फिर नदी, सागर और तालाबों से सूर्य की गर्मी से जल भाप बनकर बादल बन जाते हैं। चित्र के माध्यम से समझाया गया है। पृष्ठ 4। ये परिवर्तन हमारे आसपास के केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, अपितु ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। विशेषकर विद्यालय के मध्य स्तर की आयु में शरीर में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। ऐसा क्यों? जीवन के लिए मनुष्यों में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम आवश्यक होते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें श्वसन और भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से पोषक तत्व रक्त द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं और इस प्रकार अन्य प्रक्रम भी होते हैं। परंतु ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है? क्या पौधों को वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? क्या वे भी सांस लेते हैं? कैसे? जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, हमारे इस ग्रह ने इसे सुंदर और सावधानी पूर्वक संतुलित करना सीख लिया है। अच्छा, समय क्या होता है? दीवार पर टंगी घड़ी अथवा कलाई पर बंधी घड़ी हमें समय बताती है, और यह कैसे बीतता है यह भी। हम सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को सोने की तैयारी करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हम समय को कैसे मापते हैं और कोई क्रियाएं कितनी तीव्रता से होती हैं? पृष्ठ के बाईं ओर ऊपरी भाग में एक चित्र है जो कि सूरजमुखी का फूल है। इसका मुख सूरज की ओर है। इस चित्र के नीचे ही एक दीवार घड़ी का चित्र भी है। पृष्ठ के बाईं ओर एक चित्र में कुछ बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। प्रकाश के कारण इनकी परछाइयां जमीन पर प्रतिबिंबित हैं। पृष्ठ के निचले भाग में दो चित्र बने हुए हैं। एक धूप घड़ी बनी हुई है। दूसरे चित्र में दो दर्पण किसी डिग्री में रखे हुए हैं। एक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन उनके सामने रखा है। दर्पण पर उस ढक्कन के 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं। विद्युत से चलने वाली घड़ियों और डिजिटल घड़ियों के युग से बहुत पहले प्रारंभ में मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली वस्तुओं की परछाई को देखते थे और परछाई की स्थिति देखकर समय बताते थे। प्रकाश और परछाइयाँ केवल छाया पुतली अथवा समय बताने के लिए ही उपयोगी नहीं है, अपितु प्रकाश हमें देखने में भी सहायता करता है। वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक विधियां विकसित कर ली हैं, जिससे हम रात में सूर्य के प्रकाश के बिना भी किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से हमें उस ब्रह्मांड की एक गहरी समझ प्राप्त हुई है जिसमें हम रहते हैं। प्रकाश और परछाइयाँ केवल घर में हमारे आसपास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं हैं, यद्यपि इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 5। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र धनुष आकार चांद का है और दूसरा चित्र धरती का है जो अपनी धुरी पर घूम रही है। उसका आधा हिस्सा सूर्य की ओर है जिसे सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। दूसरा हिस्सा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। पृष्ठ के थोड़ा निचले भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें पानी से भरा एक गिलास है। इस गिलास पर लेजर टॉर्च की सहायता से प्रकाश की किरणें ग्लास तक पहुंचती हैं। परिणाम स्वरूप हमें गिलास पर रोशनी की सीधी रेखा प्राप्त होती है। पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाइयां बनती हैं जिससे ग्रहण जैसी रोचक परिघटनाएं होती रहती हैं। दिन और रात होते हैं जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश से निर्धारित होते हैं। इन सभी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है, चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। इन सब से आपका सिर अवश्य चकरा गया होगा,
फिर भी आप इनके विषय में विचार कीजिए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस अद्भुत संसार में हम रहते हैं उससे हम अचंभित भी हो सकते हैं। इसके बाद के अध्यायों में आप सामान्य अवलोकन करेंगे, कुछ रोचक प्रयोग करेंगे और उन विषयों पर गहनता से विचार भी करेंगे जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है और ये आपको प्रश्न पूछने, खोज करने, व्यावहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप पाएंगे कि जो प्रयोग हमारे विचार से होने वाली घटना की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं, वे भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को जन्म दे सकते हैं और उनके लिए अधिक प्रयोगों और अधिक प्रश्नों की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है और ये आपको प्रश्न पूछने, खोज करने, व्यावहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 1.1 आनंददायक अन्वेषण। क्रियाकलाप 1.1 उत्तरों के प्रश्न बनाइए। विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्रायः प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे उनके उत्तर देने की अपेक्षा रखी जाती है। आइए हम इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए रोचक प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए रोचक प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 6। महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते हैं, अपितु वे अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। आपको याद होगा कि गत वर्ष हमने कहा था, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक है। यहाँ दिए गए उत्तरों को समझिए। आपका कार्य ऐसे प्रश्नों का अथवा परिस्थितियों का निर्माण करना है जो अत्यंत जिज्ञासु, रचनात्मक एवं रोचक हो तथा आपको प्रदत्त उत्तरों की ओर ले जा सकें। कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होता है, अतः अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए। इस तरह के अभ्यास से आप बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, अतः आपकी सहायता के लिए यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए कि आपका उत्तर था, इसे ठीक आधा कर दो। यह किस प्रश्न का उत्तर हो सकता है? इसके लिए अनेक उत्तर हो सकते हैं, जैसे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमें तरबूज का बराबर भाग प्राप्त हो, या मेरा निबंध विस्तृत है, मैं इसे लिफाफे में नहीं रख सकती, अथवा मैं इतने लंबे गीत पर नृत्य नहीं कर सकती। ये सभी परिस्थितियां एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। तो आइए समझते हैं आप किस प्रकार के रचनात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न: रिक्त स्थान। उत्तर: बस थोड़ा दूध डालें। प्रश्न: रिक्त स्थान। उत्तर: क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। प्रश्न: रिक्त स्थान। उत्तर: घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। प्रश्न: रिक्त स्थान। उत्तर: 42। कृपया अधिक रोचक प्रश्न पूछिए, किंतु पूर्व अनुमानित प्रश्न न पूछें, जैसे 32 + 10 कितना होता है, अथवा जीवन, ब्रह्मांड इत्यादि का क्या मर्म है। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा, वीरेंद्र रावत। वाचन स्वर उषा छावड़ा। संपादन कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।